गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग। हाउ इज एवरीवन डूइंग? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो संडे के दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत जबरदस्त लेक्चर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का क्लास मिस हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फिर ये वाली क्लास कैसे समझोगे बेटा? हैं? अगर कल की क्लास मिस हो गई तो? गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए सबके सब। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। कल हम लोगों ने शियर स्ट्रेस इन बीम्स की इक्वेशन समझी, फिर हमने अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के लिए देखा कि शियर स्ट्रेसेस कैसे वैरी करते हैं, टाउ मैक्सिमम कहां आता है, टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस लेक्चर में हम शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेशन के ऊपर अलग अलग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, तो आपको कल मैंने इक्वेशन बताई थी शियर स्ट्रेस की। व्हाट वाज द इक्वेशन? टाउ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एस इंटू ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी। इस इक्वेशन में क्या चीज क्या होती है? एस इज द शियर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन, I is the moment of inertia of the cross section about neutral axis, B is the width of layer passing through that point, जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है वहां से जो लेयर पास हो रही है उसकी विड्थ, और ए वाई बार जो सबसे जरूरी है वो क्या होता है? इट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ईदर अबव द लेयर और बिलो द लेयर अबाउट न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर टाइम की कमी, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगी। आप लोग इनका टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करते रहें। आप क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग उतनी इंप्रूव होती जाएगी। तो आपको अभी से कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करने की जरूरत नहीं है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि स्पीड इंप्रूव करना है, कैसे करूं, सिली मिस्टेक्स हो रही। इसकी कोई अलग दवा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अलग से करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी या फिर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप आएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों के बारे में ना सोच के अभी सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कीजिए। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, मैंने आपको इसमें जो जो चीजें क्या क्या पैरामीटर है वो सब कुछ समझा दिया। अब इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में यूज कर पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो कि ए वाई बार कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है? ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास एक पूरा साल है, तो आप इसे एक साल में ना हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप कुछ करोगे भी नहीं ना तब भी इंप्रूव हो जाएगी। आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा, और आपको यह देखना है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो आप पढ़ रहे हो अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें कैलकुलेटिंग शियर स्ट्रेसेस इन बीम। सब लोग रेडी हैं? एवरीवन इज रेडी? चालू करें क्वेश्चंस। यस, चलिए तो सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। फॉर द बीम शोन इन फिगर शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ए ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज। ध्यान से देखिए सवाल को। पहले तो आप क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए। आपको यहां एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रही है जिसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है। ये जो ए पॉइंट है सबसे पहले तो ये इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर है।
ये क्रॉस सेक्शन कहां आ रहा है? लेफ्ट सपोर्ट से 1 मीटर दूर। उसके बाद उस क्रॉस सेक्शन में भी न्यूट्रल एक्सिस से यानी सेंटर से ये 50 ऊपर है। तो अब आपको इस पॉइंट का टाउ कैलकुलेट करना है। अब टाउ निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड? हमें चाहिए एस, आई, बी और ए वाई बार। सबसे पहले तो हम एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं एस निकाल लेता हूं। एस कैसे निकालूंगा मैं? सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। कितने का? 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? टोटल 4 मीटर लेंथ है। ओके, टोटल 4 मीटर लेंथ है। तो रिएक्शंस कितने आ जाएंगे दोस्त? सिमेट्रिक सेक्शन है ना, सिमेट्रिक बीम है ना, तो रिएक्शंस जो होंगे वो टोटल लोड के आधा आधा लगेगा। तो यहां टोटल लोड कितना है? 10 इंटू 4 40 किलो न्यूटन है, तो उसको आधा आधा करके लगा दीजिए। सिमेट्रिक है, सिमेट्री का फायदा उठाइए। तो ये 20 किलो न्यूटन हो गया। अब आपको शियर फोर्स कहां चाहिए? आपको शियर फोर्स लेफ्ट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए। आपको शियर फोर्स यहां चाहिए। ठीक है, आपको शियर फोर्स इस जगह पे चाहिए। तो यहां शियर फोर्स कैसे मिलेगा? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द शियर फोर्स हियर? इसको मैं वाई एक्सेस बोल देता हूं। तो शियर फोर्स एट वाई एक्सेस विल बी इक्वल टू हाउ मच? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 1 मीटर है। तो यहां से यहां तक का टोटल लोड निकाल लो बेटा। आपको इस सेक्शन का शियर फोर्स चाहिए, तो या तो आप इसके लेफ्ट का टोटल फोर्स निकालोगे या तो राइट का टोटल फोर्स निकालोगे। तो इसके लेफ्ट से अगर मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूं तो मुझे कितना मिलेगा? ये वाई वाई सेक्शन, ए पॉइंट इसी सेक्शन के ऊपर है, तो वाई वाई सेक्शन के लेफ्ट से टोटल फोर्स कैलकुलेट कीजिए। 20 किलो न्यूटन माइनस 10 इंटू 1, तो मुझे इस सेक्शन का शियर फोर्स कितना मिल रहा है? 10 किलो न्यूटन मिल रहा है। शियर फोर्स की वैल्यू आ चुकी है 10 किलो न्यूटन। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे, इस लेयर पे स्ट्रेस निकालना चाहता हूं। क्रॉस सेक्शन 100/300 है। क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो 100 mm/300 mm है। ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, राइट? ये इसका न्यूट्रल एक्सेस है। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या हैं? ये 100 mm है और ये 300 mm है, मतलब कि दिस इज 150 एंड दिस इज 150। आपको जो लेयर मिली हुई है वो ऊपर से, सेंटर से 50 mm पे है। तो ये लेयर है, ये लेयर है। इस लेयर के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां कहीं पर है, ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से पास होने वाली ये लेयर है। तो मुझे अब इस लेयर पे टाउ कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं इस लेयर के ऊपर का एरिया कंसीडर करूंगा? यस, ये वाला एरिया कंसीडर करूंगा, है ना? तो अब मैं टाउ का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो टाउ कितना होगा बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाउ? टाउ एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एस इंटू ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी, है ना? एस इंटू ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी। अब चलिए पहले तो ए वाई बार निकाल लेते हैं। ए वाई बार कैसे निकालेंगे दोस्त? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए वाई बार?
ये जो पीला वाला एरिया है आपको ये चाहिए रहेगा, दिस विल बी द एरिया। ठीक है, तो ये पीला वाला एरिया कितना होगा मेरे भाई? हाउ मच विल बी दिस? यहां से ये 50 mm पे है, मतलब ये हाइट हो जाएगी कितनी? 100। तो ये पीला वाला एरिया होगा 100 बाय 100। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 100 बाय 100। और y बार कितना आएगा दोस्त? इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, इसका सेंट्रॉइड ये होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये 50 और ये भी 50, तो ये 100 आ रहा है मेरा। आप लोगों का कितना आ रहा है? आप लोगों का भी 100 आ रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। y बार विल बी 100 mm, दिस इज y बार। ठीक है, तो y बार जो है वो भी 100 आ रहा है, मतलब 100 का क्यूब। ay बार जो है वो 100 का क्यूब हो चुका है। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 300 क्यूब बाय 12 हो जाएगी क्या? 100 इंटू 300 क्यूब बाय 12 हो जाएगी क्या? इसकी वैल्यू निकाल के बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है। 100 इंटू 300 क्यूब बाय 12। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोग जो है ना इस एरिया का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। आई आपको पूरी बीम के क्रॉस सेक्शन का निकालना है बेटा। आई जब आप निकालोगे ना तो पूरा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे, ठीक है ना? वेरी गुड यार। और बी की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा, बी कितना आ रहा है? बी की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा। तो ए पॉइंट से जो लेयर पास हो रही है उस लेयर की विड्थ कितनी है? ए पॉइंट से जो लेयर पास हो रही है इस लेयर की विड्थ 100 mm है। इनफैक्ट ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहां हर पॉइंट से पास होने वाले लेयर की विड्थ सेम होगी, 100 mm होगी। तो अब वक्त आ चुका है कि हम सारी वैल्यूज यहां रख दें। शियर फोर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, शियर फोर्स जो है वो 10 किलो न्यूटन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको हम 10 इंटू 10 टू दावर 3 रखेंगे। तो अब इन सारी वैल्यूज को उठा के टाउ के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो टाउ एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दावर 3 न्यूटन इंटू ए वाई बार। ए वाई बार मेरा हो गया है 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय आई, आई हो गया है 225 इंटू 10 टू दावर 6 एंड बी, बी मेरा हो गया है 100 mm। तो एट पॉइंट ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ कितना आ रहा है दोस्त? 0.44 मेगा पास्कल आ रहा है क्या? मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, 0.44 मेगा पास्कल आ रहा है क्या? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 0.44 मेगा पास्कल, वेरी गुड। 4/9 यानी 0.44 मेगा पास्कल। चलिए, सारी वैल्यूज जो है वो आपको क्लियर है क्या? मुझे एक बार बता दीजिएगा, यहां जो जो चीजें हमने निकाली, ए वाई बार, आई, बी, एस, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं? क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ये सेक्शन नहीं देता, ये पॉइंट नहीं देता, अगर मैं आपको सिंपली ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे देता, ये क्रॉस सेक्शन दे देता और मैं बोलता टाउ की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करते? अगर मैं आपसे पूछता कि टाउ की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए तो आप क्या करते? अभी मैंने जो शियर फोर्स निकाला है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन का है। अगर मुझे टाउ मैक्सिमम निकालना है तो यस, वेरी गुड,
तो मैं शियर फोर्स की पहले तो मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। ये शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 किलो न्यूटन नहीं है। तो आप सबसे पहले शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पॉइंट पे मिलेगा? क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे मिलेगा। तो आप AY बार जब निकालेंगे तो ये आधा एरिया लेना पड़ेगा, है ना, तब आपको मिलेगा टाउ मैक्सिमम। लेकिन ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज के बीच में रिलेशन है। टाउ मैक्सिमम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, है ना। तो हम सीधे इस रिलेशन को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ये सब कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। हम सीधे यूज करेंगे टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज क्या होगा? मैक्सिमम शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिंपल। क्लियर है क्या? तो एक सवाल दूंगा, बना लोगे? सब तैयार हो टाउ मैक्सिमम निकालने के ऊपर? एवरीवन इज रेडी? चलिए लाइव चैट को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लोज मतलब कि जो एरो यहां पे बना हुआ है वो कर दीजिएगा क्लोज, तभी आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पोल स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्त, आपका लाइव चैट बंद हो जाएगा। ये लीजिए बंद हो गया है। आपके पास 2 मिनट का, चलिए 2.5 मिनट का टाइम है। चलिए 2 मिनट में तो वैसे ये बन जाना चाहिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है और मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिए। ये क्लोज नहीं हुआ क्या? ये लाइव चैट बंद नहीं हुआ क्या? A wooden beam of cross section shown in figure is simply supported over a span of 5 meters. It is subjected to a uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter over the entire span. Span का मतलब होता है बेटा लेंथ। तो पूरी लेंथ में 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, 5 मीटर की लेंथ है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम, और आपको दिया हुआ है ट्रायंगुलर सेक्शन। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। जिन लोगों को पोल नहीं दिख रहा है उन्हें मैं बता दूं, जब तक आप चैट क्लोज नहीं करेंगे, अगर आप वेब पे हैं, अगर आप वेबसाइट पे हैं, तो जब तक आप चैट को यहां से क्रॉस वाला बटन दबा के क्लोज नहीं करेंगे, आपको यहां पोल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ब्लू कलर का ऐसा ऑप्शन दिखेगा पोल का, फिर उस पर क्लिक कीजिए, तब जाके आपको पोल का ऑप्शन मिलेगा। ओके चलिए, तो आंसर क्या आ रहा है? द करेक्ट आंसर इज बी, 2.5 मेगा पास्कल। बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही बनाया है? 66% लोगों ने सही बनाया है, 33% लोगों ने डी में आंसर किया है। ए और सी किसी ने मारा ही नहीं है, ठीक है। लता वॉज द फर्स्ट वन, उसके बाद सुवम, उसके बाद गुंजन। चलिए तो आप देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। मैं लाइव चैट को वापस से इनेबल कर देता हूं।
हेलो हेलो हेलो, लाइव चैट इनेबल क्यों नहीं हुई है? लाइव चैट इनेबल हुई है? चैट इनेबल हो गई है क्या? हम्म, हो चुकी है इनेबल। कोई टाइप करके कुछ बता दो यार। चलो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। और इसकी लेंथ है 5 मीटर, यानी कि टोटल लोड है 50 किलो न्यूटन। तो आधा आधा करके इधर इधर लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन और ये होगा आपका 25 किलो न्यूटन। अब मैं आपको ये बता दूं बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो रिएक्शंस होते हैं वही मैक्सिमम शियर फोर्स आता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस ही मैक्सिमम शियर फोर्स के बराबर होते हैं। तो यहां मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा? 25 किलो न्यूटन आएगा। कैसे? तो भैया यहां अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। 25 ऊपर जाएगा यूडीएल की वजह से, फिर लिनियरली नीचे आएगा कहां तक? -25 तक, फिर हो जाएगा 0। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। दिस विल बी 25, दिस विल बी -25। तो मैक्सिमम शियर फोर्स यहां कितना आ रहा है? मैक्सिमम शियर फोर्स यहां 25 किलो न्यूटन ही आ रहा है ना? यस, रिएक्शंस के बराबर। चलिए अब हमें टाउ मैक्सिमम निकालना है, तो हमें एस ए वाई बार वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्सिमम होता है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहां आपको बस शियर फोर्स और एरिया रख देना है। तो शियर फोर्स है 25 किलो न्यूटन और एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्सिमम विच विल बी 2.5 मेगा पास्कल। इतना आ रहा है क्या? सबका 2.5 मेगा पास्कल आ रहा है। यहां गड़बड़ क्या हुई है मुझे बता देंगे यार, क्या गड़बड़ हुई है? शियर फोर्स कैलकुलेशन में तो कहीं गड़बड़ नहीं कर दी थी। कई लोग क्या करते हैं पता है, टोटल लोड 50 किलो न्यूटन है तो शियर फोर्स 50 किलो न्यूटन रख देते हैं। बेटा आपको टोटल फोर्स निकालना नहीं है, आपको शियर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स। तो मैक्सिमम शियर फोर्स 25 किलो न्यूटन होगा, 50 नहीं होगा। 50 तो टोटल लोड है, ठीक है? चलिए, तो आपको इस तरीके का कोई भी क्रॉस सेक्शन दिया हो, टाउ मैक्सिमम पूछा हो, टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का ये रिलेशन आपको हर क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने बताया हुआ है, रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, ट्रायंगल के लिए। वैसे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आएगा तो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे आएगा, ठीक है? अब आपको थोड़े अतरंगी टाइप के क्रॉस सेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो आपको मैं अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शंस के ऊपर सवाल करवा दूं। अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शन, आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन, सी सेक्शन, ये सब टाइप के। चलिए, तो अगला सवाल जो है वो हमारा आई सेक्शन के ऊपर रहेगा। ओके, हालांकि इनके आने की संभावना काफी कम है, लेकिन हमें तो हर सवाल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है ना। तो आसान सवाल तो हमसे वैसे भी बन जाएंगे फॉर्मूले से, इन टाइप के सवालों के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं।
A beam of I section is subjected to maximum shear force of 800 kilonewton. Calculate maximum intensity of shear stress. तो ये I सेक्शन की बीम है, शियर फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 800 किलो न्यूटन। बाप रे, बहुत ज्यादा शियर फोर्स लग रहा है इस पे, और आपको इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। अब ये सिमेट्रिक आई सेक्शन है दोस्त, सिमेट्रिक आई सेक्शन है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो सेंटर पे आएगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको सेंटर पे मिलेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें एस की वैल्यू तो हमें पता है सीधे सीधे, हमें ए वाई बार, आई और बी, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें यहां मिलेगा दोस्त, वी विल गेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हियर, है ना। तो टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए इसके ऊपर का एरिया लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो एरिया है इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं मोमेंट निकाल पाऊंगा। मुझे इसका सेंटर पता है, मुझे इसका सेंटर पता है। अगर मैं दोनों को एक साथ ले लूं तो उसका सेंटर कहां आएगा मुझे नहीं पता है, तो हम दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे दोस्त। तो ये एक एरिया ले लेते हैं और ये दूसरा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं एरिया नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूं एरिया नंबर 2। ठीक है, दोनों के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मुझे बताते रहिएगा y1 बार कितना आएगा। एरिया नंबर 1 के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना आएगा। एरिया नंबर 1 के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस आपको कितना मिलने वाला है। 400 का आधा हुआ 200, 200 में से 20 गया, ये आएगा 180। वेरी गुड, y1 बार हो जाएगा आपका 90। वैसे ही y2 बार भी मुझे बता दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y2 बार। y2 बार मुझे बता दीजिएगा, y2 बार कितना आएगा। y2 बार कितना आएगा। वेरी गुड, 180 प्लस 10, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 180 दिया है, और ये छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से यहां तक का 10, तो 180 प्लस 10 190। तो अब हम ए वाई बार निकालने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो मैं ए वाई बार को लिख देता हूं A1Y1 बार प्लस A2Y2 बार। अब A1, ये पहला वाला जो पार्ट मैंने लिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा। इसका बेस है भैया 25 mm, हाइट है भैया 180, तो 25 गुणा 180 गुणा y1 बार है 90। तो ये पहले वाले का आ गया ए वाई। अब सेकंड एरिया कितना है 180, इसकी हाइट है 20, तो 180 गुणा 20 गुणा y2 बार कितना है 190। तो मुझे बता दीजिए ए वाई बार कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई बार। थोड़ी भयंकर सी वैल्यू आ रही होगी, 25 इंटू 180 इंटू 90 प्लस 180 इंटू 20 इंटू 190, 1089000। इतनी भी भयंकर नहीं आई है, 1089000 mm3। ये ए वाई बार आ चुका है हमारा, बहुत सही। अब नेक्स्ट कार्यवाही क्या होगी हमारी, आई निकालने की।
तो बेटा I कितना हो जाएगा इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I? तो I ऑफ I सेक्शन कैसे निकालते थे, याद है क्या आपको? मैंने एक बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का क्वेश्चन कराया था, उसमें I कैसे निकालते हैं बेटा? इसको पूरा रेक्टेंगल मान लो माइनस ये दो रेक्टेंगल को मिला के एक रेक्टेंगल मान लो, तो कैपिटल BH³/12 माइनस स्मॉल BH³/12, तो कैपिटल B मतलब ओवरऑल विड्थ हो गई इसकी 180, ओवरऑल हाइट हो गई इसकी 400, माइनस स्मॉल b क्या होता है, इसकी ओवरऑल विड्थ में से ये कम कर दो, ओवरऑल विड्थ है 180, उसमें से 25 कम कर दो तो ये हो जाएगा 155, और स्मॉल h क्या होता है, ये ओवरऑल हाइट में से ये और ये माइनस कर दो तो ओवरऑल हाइट है 400, उसमें से 20 और 20 40 गया तो ये बच गया 360। तो मुझे I भी बता दीजिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड यार। ये आ रहा है 35736, फिर 4 बार 0। यह इतना आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हैं हम लोग, अभी तक सब सही जा रहे हैं। अब मुझे ना जल्दी से B की वैल्यू बता दीजिए, B की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B? मुझे कोई B की वैल्यू बता दो, AY बार और I हमने निकाल लिया है, B कितना होगा? टाउ विल बी इक्वल टू S इंटू AY बार डिवाइडेड बाय I इंटू B, तो वो B कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो B होता है जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं वहां से पास होने वाली लेयर का विड्थ, तो हम यहां सेंटर पे टाउ निकाल रहे हैं, तो ये जो लेयर है इसकी विड्थ कितनी हुई, 25 mm हुई, तो B की वैल्यू हो जाएगी 25 mm। B विल बी दिस विड्थ, है ना? तो B की वैल्यू हो गई 25 mm, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा सामान है, तो हम टाउ मैक्सिमम निकाल लें। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू S इंटू AY बार डिवाइडेड बाय I इंटू B। तो S की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 800 किलो न्यूटन, AY बार हो गया 1089000, 1089000 डिवाइडेड बाय I हो गया 35736, 35736, 1 2 3 4 0 ही था ना, यस, इंटू B हो गया आपका 25 mm। तो यहां से टाउ मैक्सिमम कितना आवत है भैया, जल्दी से बता देंगे मुझे। 97.51 मेगा पास्कल आ रहा है सबका? यस, 97.5151 मेगा पास्कल। So this is the maximum shear stress which will be at the center of the cross section। बहुत सही यार, 97.51 मेगा पास्कल, 97.51 मेगा पास्कल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शंका? क्योंकि देखो ये सबसे मतलब क्या बोलेंगे आपको, खतरनाक सवाल होगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स का, इससे ज्यादा क्या ही खतरनाक हो सकता है ना? बाकी तो फिर आपको देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला कोई सवाल आएगा छोटा मोटा, लेकिन अगर कोई बड़ा सवाल आना हुआ तो यही आ सकता है, आई सेक्शन, ठीक है।
97.51 मेगा पास्कल। चलिए तो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। अभी और भी है दोस्त, अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल बनाने बाकी हैं, ठीक है। बी बता दूं, बी में डाउट क्या है पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैं तो 2 बार 3 बार 4 बार बता चुका हूं। पहले आप ये बताओ आपको डाउट क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें डाउट के लिए क्या है। डाउट क्या है? अरे भाई मेरे डाउट बताओगे, आज बता दोगे? और डिफरेंट शेप्स के लिए बी विल बी सेम एज गिवन, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है ना, इसको एलियन लोग ही समझ पाएंगे भाई, इंसानों के बस की बात नहीं है। फॉर डिफरेंट शेप्स के लिए बी विल बी सेम एज गिवन। क्या बी विल बी सेम एज गिवन? भाई आपको मैंने बी का सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है। जिस पॉइंट पे आप टाउ निकाल रहे हो, वहां से जो लेयर पास हो रही है उसकी विड्थ, अगर मैं इस पॉइंट पे टाउ निकाल रहा हूं तो यहां से पास होने वाली लेयर ये है, तो ये वाली विड्थ कंसिडर कर लूंगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टाउ निकाल रहा हूं तो यहां से पास होने वाली लेयर ये है, तो मैं इस पॉइंट का विड्थ ले लूंगा। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो यहां हर पॉइंट से पास होने वाली लेयर का विड्थ अलग अलग होगा। तो जिस पॉइंट पे टाउ निकाल रहे हो उस पॉइंट से जो लेयर पास हो रही है उस लेयर का विड्थ रखना है, ठीक है। और भाई आप लोगों को ना अगर अपनी बात समझानी होती है ना, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी अंग्रेजी जो है वो अंग्रेज भी नहीं समझ पाएंगे। इस तरीके से लिखोगे फॉर डिफरेंट शेप्स के लिए बी विल बी सेम एज गिवन, उसको घंटा कोई नहीं डिकोड कर पाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि हम और आप हिंदी में वार्तालाप करें, अपनी बातें एक दूसरे को अच्छी तरह। मैं आप लोगों को हिंदी में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को हिंदी में बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आप काहे अंग्रेज बन रहे हो? आप भी हिंदी में समझाओ मुझे, ताकि आपकी बातें भी मैं बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यहां कम्युनिकेशन स्किल्स मत दिखाओ, यहां जरूरी ये है कि हम और आप एक दूसरे को अपनी बात अच्छी तरह समझा सकें। तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। मेरी भी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी है नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। मैंने भी हिंदी मीडियम से स्कूलिंग की है, 12 साल मैंने हिंदी में पढ़ाई की है। अचानक से इंजीनियरिंग में जब गए तो वहां अंग्रेजी में लिखना बोलना पढ़ना पड़ गया, वरना तो भाई हम लोग ठेठ हिंदी में ही पढ़ते थे। यस, हिंदी में बोलिए, हिंदी में एक दूसरे से हम ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, है ना। देवनागरी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बातें हिंदी की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये सब चीजों का बुरा मत मानना दोस्त, है ना। मैं आप लोगों को ये सब बातें जो बोलता हूं ये आपकी भलाई के लिए बोलता हूं, कोई बुरा नहीं मान जाएगा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया आप, हमको अंग्रेजी नहीं आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल में 100 आउट ऑफ 100 मिला हमको, आप हमको सिखाओगे? ऐसा नहीं है ठीक है, ये सिर्फ एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक जबरदस्त सवाल पे चलते हैं। ये और भी बढ़िया सवाल है। अ बॉक्स सेक्शन, इसको बॉक्स सेक्शन बोलते हैं, ये हॉलो रेक्टेंगुलर या हॉलो स्क्वायर सेक्शन होता है। अ बॉक्स सेक्शन हैविंग डायमेंशन शोन इन फिगर is used for a beam on simple supports. Maximum shear force is 100 kilonewton. यहां भी maximum shear force दे दिया है। The maximum shear stress at a section in this region is, निकाल लोगे क्या? मैक्सिमम shear stress निकाल लोगे क्या? चलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूं 2 मिनट का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से इसका मैक्सिमम shear stress निकालें, उसके बाद मैं देखूंगा आप गलती कहां कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश कीजिए खुद से मैक्सिमम shear stress निकालने की। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम shear stress सेंटर पे आएगा,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेंटर पे आएगा, मतलब कि इस लेयर या इस लेयर में से ये एक सिंगल लेयर हो जाएगी, ठीक है ना, ये बीच में नहीं है लेकिन ये एक सिंगल लेयर होगी, ठीक है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहां पर आएगा। क्लियर है? चलो कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। चलो कैलकुलेशंस मैं भी स्टार्ट करता हूं, देखना कहां पे फंस रहे हो आप। तो हमें बेसिकली इस लेयर पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ये एक सिंगल लेयर है मेरे भाई, इसको दो अलग लेयर मत सोचना, ये एक सिंगल लेयर है, ठीक है, बीच में गायब है बट ये एक सिंगल लेयर है। क्या ये बात मेरी सबको क्लियर है कि ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ना, ये एक सिंगल लेयर है, ठीक है। चलो शियर फोर्स था बेटा 100 किलो न्यूटन, ठीक है, 100 किलो न्यूटन। अब सबसे पहले मैं ए वाई बार निकालूंगा। तो ए वाई बार निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ना इस एरिया का ए वाई बार कैलकुलेट करना है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, एक कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस ये छोटा रेक्टेंगल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस कंप्लीट रेक्टेंगल का ए वाई बार निकाल लिया, ये इसका, और उसमें से ये छोटे वाले रेक्टेंगल का ए वाई बार माइनस कर दिया, है ना। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको एक रेक्टेंगल मान लिया, फिर इसको दूसरा रेक्टेंगल मान लिया, फिर इसको तीसरा रेक्टेंगल, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा निकालूंगा, ये एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल है अंदर वाला, इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाई बार निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का हो जाएगा 240 इंटू 180 इंटू वाई बार हो जाएगा हाइट का आधा 90। देन अंदर वाला जो हॉलो पार्ट है उसका हो जाएगा 180, इसकी विड्थ हो गई 180, हाइट हो गई 150, और वाई बार इसका हाइट का आधा 75। तो ए वाई बार कितना आ रहा है, 240 इंटू 180 इंटू 90 माइनस 180 इंटू 150 इंटू 75, 1863000 आ रहा है क्या? मेरा कैलकुलेशन चेक करते रहना दोस्त, मैं बहुत गड़बड़ करता हूं कैलकुलेशन में। 1863000 आ रहा है क्या? 1863000 ए वाई बार, यस। चलिए अब आई भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ।
आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? तो आई निकालने के लिए भी सेम चीज करेंगे क्या? आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल का आई निकाल दो, उसमें से ये हॉलो पार्ट का आई माइनस कर दो, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का आई कितना हो जाएगा? बी इंटू एच क्यूब बाय 12 माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए भी ये हो जाएगा बी इंटू एच क्यूब बाय 12। तो यहां से मुझे आई की वैल्यू भी मिल जाएगी 240 इंटू 360 क्यूब बाई 12 माइनस 180 इंटू 300 क्यूब बाई 12। यह आ रहा है 52812 52812 1 2 3 4 mm टू द पावर 4। कितना आ रहा है क्या? 52812 0000। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज, कई लोग इसमें शायद गलती करेंगे, b की वैल्यू क्या होगी? मुझे b की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से, b की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड यार, वेरी गुड, 60 mm। मैंने आपको बोला था ये एक सिंगल लेयर है दोस्त, ये एक सिंगल लेयर है, तो ये 30 ये 30, तो b की वैल्यू हो जाएगी 60 mm। ठीक है, b इज 60 mm। तो अब हमारे पास सारा माल मसाला आ चुका है, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे जो आने वाली है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर फोर्स हमें मैक्सिमम दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। ए वाई बार आई और बी की वैल्यू हमारे पास है, तो अब बस वैल्यू रख देते हैं। तो टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू शियर फोर्स हो गया आपका 100 किलो न्यूटन, ए वाई बार हो गया 1863000, आई हो गया 52812 1 2 3 4 और बी हो गया 60। तो कितना आ रहा है भैया टाउ मैक्सिमम? फाइव 5.88 मेगा पास्कल आ रहा है क्या? 5.88 मेगा पास्कल, 5.88 मेगा पास्कल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी में क्या नहीं समझ में आया भाई, जरा मुझे बता दो, बी में क्या नहीं समझ में आया? ये जो लेयर है, इस लेयर का विड्थ कितना है? ये 30 और ये 30, 60 mm है ना भाई। अगर मैं यहां किसी पॉइंट पे निकाल रहा होता तो इससे पास होने वाली लेयर ये होती, उसकी विड्थ होती कितनी? 180 प्लस 60 240 mm। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इससे पास होने वाली लेयर, ये पूरी लेयर का विड्थ निकालना पड़ेगा। तो ये बीच में तो मटेरियल ही नहीं है, तो इसका विड्थ हो गया 30 प्लस 30 60 mm। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। 5.89 मेगा पास्कल। चलिए अगला सवाल फिर से आपके लिए है, आपको खुद से बनाना रहेगा, ठीक है? अगला सवाल जो है ये आपके लिए है, आपको खुद से बनाना रहेगा। ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं आप लोग खुद से बनाइए, ओके? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं, एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं। 2.5 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूं, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइएगा।
चलिए देखते हैं आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके। तो आपको ये जो बीम दी हुई है इसमें आपको सबसे पहले तो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूं, मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर आएगा? मैक्सिमम शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स तो इसमें कांस्टेंट रहेगा ना, शियर फोर्स तो ए से बी तक कांस्टेंट रहेगा। तो मैक्सिमम शियर फोर्स तो इसमें 10 किलो न्यूटन ही आएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे सडनली चेंज होगा 6 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बी पॉइंट पे ही आएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 4, 40 -6, 40 -6 कितना हो जाएगा? 34 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स हो गया 10 किलो न्यूटन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया 34 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अब यहां मैक्सिमम शियर फोर्स तो आपको सही दिख रहा है 10 किलो न्यूटन, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 46 दिया हुआ है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये इसका 6 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट है, ये उल्टा आएगा। सो 10 इंटू 4 -6 होगा, ना कि +6 होगा, है ना। 10 किलो न्यूटन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा और 6 का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, तो यहां माइनस हो रहा है, ये 34 होगा। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बोला है 750 किलो पास्कल। तो चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, यानी कि 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। रेक्टेंगल दिया है 100 mm विड्थ और 200 mm हाइट। तो यहां से अगर मैं टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करूं तो ये आता है 1.5 इंटू 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, यानी कि 0.75 मेगा पास्कल। बट हमें किलो पास्कल में पूछा है, तो इसमें मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 750 किलो पास्कल। तो एकदम करेक्ट दिया हुआ है, शियर फोर्स की वजह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 750 किलो पास्कल और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 51 मेगा पास्कल बोला है। चलिए देख लेते हैं। तो आपको सिग्मा मैक्सिमम कितना मिलेगा बेटा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 6m/bh²। ये फॉर्मूला हो जाता है क्या रेक्टेंगल के लिए? मैंने आपको बोला था याद कर लेना, 6m/bh²। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 34 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सिग्मा मैक्स की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, सो 6 इंटू 34 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 का स्क्वायर, तो ये 51 मेगा पास्कल आ रहा है। एकदम सही, करेक्ट है। तो आपको यहां आंसर क्या मिल रहा है? ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। किसी ने मारा ही नहीं है? अच्छा, तो इतने लोगों ने आंसर्स दिए हैं यार, ये क्या हो रहा है? ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। चैट को इनेबल कर दिया जाए।
ये आ रहा है क्या सबका? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो ये वाला सॉल्व करो। क्या हो गया, ये चैट को रुक क्यों गई है? A beam is made of a channel section 120 mm by 60 mm, which has a uniform thickness of 15 mm. If the shear force is 120 kilonewton, ratio between maximum shear stress and average shear stress is? चलो ये वाला सॉल्व करो। अ बीम इज मेड अप ऑफ अ चैनल सेक्शन 120 by 60 which has a uniform thickness of 15 mm. If the shear force is 120 kilonewton, ratio between maximum shear stress and average shear stress. अब देखो इसका आपको ना मैक्सिमम और एवरेज दोनों कैलकुलेट करना है। तो एवरेज तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा फोर्स अपॉन एरिया करके। सबसे पहले तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर आएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑब्वियसली सेंटर पे ही आएगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो यू विल गेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस समवेयर हियर, ठीक है। तो आपको इसका ए वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको ए वाई बार निकालने के लिए ना आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इस पूरे रेक्टेंगल का ए वाई बार निकाल के उसमें से माइनस ये कर दो, या फिर आप इसको एक रेक्टेंगल और इसको एक रेक्टेंगल मान लो। ऐसा भी कर सकते हो आप ऐसा भी कर सकते हो। एक रेक्टेंगल ये ले लिया वर्टिकल वाला, दूसरा रेक्टेंगल ले लिया हॉरिजॉन्टल वाला, दोनों का निकाल के जोड़ दिया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको कंप्लीट रेक्टेंगल मान के निकाल लिया, माइनस ये कर दिया, ठीक है। तो ए वाई बार विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर मैं इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लूं तो ये हो जाएगा 60 by 60 ना। यहां से सेंटर तक का ये हाइट हो जाएगा आपका 60, और यहां से सेंटर तक का हाइट होगा 60 माइनस 15 यानी कि 45। तो ये हो जाएगा 60 by 60
मल्टीप्लाइड बाय इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 30 माइनस, अब ये विड्थ हो जाएगी आपकी 45, तो ये हो जाएगा 45 बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 बाय 2। मैंने क्या किया, कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस ये वाला रेक्टेंगल, ये हॉलो पार्ट कर दिया। तो ए वाई बार मेरा कितना आ रहा है, 60 इंटू 30 माइनस 45 62,437.5 62,437.5 mm3 ये आ रहा है क्या, ए वाई बार 62,437.5 mm3 ये आ रहा है। चलो अब इसका आई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई निकालने के लिए भी वी कैन डू द सेम थिंग। कंप्लीट रेक्टेंगल का आई निकाल दिए, ये आपका कंप्लीट एक रेक्टेंगल हो गया, इसका आई निकाल दिए, और उसमें से ये हॉलो पार्ट जो है इसके आई को माइनस कर दिए, है ना। तो अगर मैं कंप्लीट रेक्टेंगल का आई निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा दोस्त, I will get 60 into 120 cube divided by 12 minus 45 into 90 cube by 12। फाइव 906,250 mm to the power 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये विड्थ है, इस लेयर की विड्थ कितनी है, दिस इज 15 mm। ये B होगा ना, ये ग्रीन कलर का जो आपको लेयर दिख रहा है इसकी विड्थ 15 mm। तो अब मैं टाउ मैक्सिमम निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम शियर फोर्स इज 120 किलो न्यूटन। ए वाई बार हो गया 62,437.5 डिवाइडेड बाय आई हो गया 5906250, और बी की वैल्यू हो गई 15 mm। तो टाउ मैक्सिमम कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। एटी 4.57 मेगा पास्कल आ रहा है क्या, 84.57 मेगा पास्कल। वेरी गुड यार, वेरी गुड, 84.57 मेगा पास्कल। चलिए, तो ये तो आ गया आपका टाउ मैक्सिमम। अब टाउ एवरेज निकालना है। तो टाउ एवरेज होगा शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्त, व्हाट विल बी द एरिया। अगेन वही चीज कर लीजिए, आप पूरे रेक्टेंगल में से ये हॉलो पार्ट का एरिया माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लूं तो इसका एरिया हो जाएगा 60 बाय 120, है ना, माइनस ये जो हॉलो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा 45, इसकी विड्थ हो जाएगी 45, ये विड्थ हो गई आपकी 45, और ये हाइट हो गई आपकी 90।
है ना, दिस विड्थ इज 45 एंड दिस हाइट इज 90। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, एरिया कितना आ रहा है 60 इंटू 120 माइनस 45 इंटू 90, 3150 mm स्क्वायर आ रहा है, 3150 mm स्क्वायर। यस, चलिए तो अब मैं इसका टाउ एवरेज निकाल लेता हूं। तो टाउ एवरेज विल बी इक्वल टू शियर फोर्स कितना है 120 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया है 3150। तो यह आ रहा है 38.09 मेगा पास्कल, 38.09 मेगा पास्कल। तो भाई अब मैं टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का रेशियो निकाल सकता हूं। तो व्हाट इज टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम इज 84.57 and what is tau average 38.09. so what is the answer, 2.22 is the answer, 2.22 is the correct answer। B is the correct answer। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस सवाल से आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई होगी। क्या चीज, अगर मैं टाउ मैक्सिमम ना निकालूं, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट शियर स्ट्रेस ना निकालूं और अगर मैं सिर्फ एवरेज वैल्यू ले लूं तो कितना ज्यादा एरर आएगा। देखिए टाउ मैक्सिमम 84.57 है और टाउ की एवरेज वैल्यू जो है वो 38.09 है। तो कितना बड़ा एरर आ सकता है अगर आप टाउ की एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के सिर्फ एक एवरेज वैल्यू निकाल के काम चलाने की कोशिश करते हैं बीम के केस में। लेकिन जब हम इसी चीज को रिवेट्स के केस में, या हम अगर इसी चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वेल्ड्स के केस में, इनके केस में करते हैं तो बहुत बड़ा एरर नहीं आता और देखा गया है कि डिजाइन जो है वो सेफ रहता है। तो इसीलिए जब आप मशीन डिजाइन पढ़ेंगे वहां आप रिवेटेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट पढ़ेंगे, वहां आपको शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने होंगे। तो वहां शियर स्ट्रेस का ये वाला फॉर्मूला आप नहीं यूज करेंगे, वहां आप सीधे एवरेज शियर स्ट्रेस निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। बीम को छोड़ के बाकी कभी भी शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना रहता है तो हम सीधे फोर्स अपॉन एरिया करके ही शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि एक एवरेज शियर स्ट्रेस है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सिर्फ बीम के केस में ही हम एक्चुअल शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन केसेस में एरर बहुत बड़ा हो सकता है। आपका बीम फेल हो सकता है अगर आपने एवरेज के हिसाब से डिजाइन कर दिया तो आपकी बीम फेल हो सकती है, इसीलिए आपको उसे एग्जैक्ट शियर स्ट्रेस के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। यस, क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों को शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स का कैलकुलेशन क्लियर है? हम लोगों ने लगभग सारे टाइप के सवाल कर लिए हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के, फिर ट्रायंगुलर सेक्शन के, फिर आई सेक्शन, फिर टी सेक्शन, सॉरी टी सेक्शन का नहीं किया, फिर ये टी सेक्शन का इसीलिए नहीं किया क्योंकि देखो उसमें ना पहले तो आपको न्यूट्रल एक्सिस ढूंढना पड़ जाएगा, वो अपने आप में 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया। टी सेक्शन के ऊपर कभी सवाल नहीं आ सकता एग्जाम में, ठीक है, वो 10 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो बेटा ये है शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स की कहानी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास, शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स बोलो, शियर सेंटर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखें। चलो
तो एक ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेक हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास सीधे होगी 12 बजे। ओके, तो मिलते हैं 12 बजे। तब तक आराम से खाइए पिए, थोड़ा आराम कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए। डीपीपी आपको शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स में मैंने दी हुई है, जिसमें मैंने और क्वेश्चन दिए हैं शियर स्ट्रेसेस की। तो मीनवाइल आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और उस डीपीपी को सॉल्व कर लीजिए। शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स की डीपीपी लगा लीजिए, ठीक है। ये जो ब्रेक है ना, इसमें शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स की डीपीपी सॉल्व कर लो। चलो 12 बजे मिलते हैं शियर सेंटर के कॉन्सेप्ट के लिए। बाय बाय।